जब फैज़ साहब जेल से रिहा हुए तो वो घर जाते हुए पहले हमारे घर आए थे। फैज़ साहब भी कहते हैं, गुलशन याद में गराज दमे बादे सबा, फिर से चाहे कि गुलफशां हो तो हो जाने दो। उम्र रफ्ता के किसी ताक पे बिसरा हुआ दर्द, फिर से चाहे कि फ़िरोज़ां हो तो हो जाने दो। जब आप एक सख्त रवैये के साथ कोई बात करते हैं उसमें और नरम तरीके से बात करने में या क्वाइटली चीज़ें पहुंचा देने में उसकी एक अपनी मेरा ख्याल में तासीर होती है और मुझे घर में बहुत महसूस हुआ। फैज़ फेस्टिवल के एक सेशन में ज़ारा आपा ने कहा कि बारात के दुल्हा तो फैज़ साहब ही हैं, और दिलचस्प बात यह है कि ये जो बारात के दुल्हा हैं उनका एक बहुत खूबसूरत ताल्लुक़ रहा है एक और बारात से। नईम ताहिर साहब शायद वो आ नहीं सके तो बीमार हैं। वो जब दूल्हा बने और यास्मीन ताहिर साहिबा उनकी दुल्हन बनी तो उस शादी का सहरा सजाओ बज़्म दर मैकदा कुशादा करो फैज़ साहब ने तहरीर किया और उसको मैडम नूरजहाँ ने अपनी आवाज़ दी। तो इस शादीशुदा जोड़े में जो दुल्हन थी यास्मीन ताहिर साहिबा, जो हाल ही में हमसे बिछड़ी हैं, हम आज उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। मेरे साथ सबसे पहले उनके साहबजादे अली ताहिर मौजूद हैं। एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डॉक्यूमेंट्री मेकर हैं। हम तो इन्हें 3/3 और शाशलिक वाले वक्त से जानते हैं और चाहते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से जो यहाँ यंग लोग हैं वो आजकल इन्हें ज़र्द पत्तों का बन और शेर और सामल यार पिया जैसे जदीद ड्रामों में देख रहे होंगे। उनके साथ बैठी हैं मैडम शौकिया थानवी, जिनके वालिद साहब शौकत थानवी का तो बहुत गहरा ताल्लुक़ था फैज़ अहमद साहब के साथ कि वो बहुत अच्छे दोस्त थे आपस में। मैडम का अपना तारुफ़ ये है कि मैडम ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट पाकिस्तान रेडियो में कदम रखा और माशाल्लाह आज तक वो रेडियो से मुंसलिक हैं और यास्मीन ताहिर साहिबा के साथ बहुत ज़्यादा काम किया, एज अ कुलीग भी काम किया और उनके प्रोग्राम्स की प्रोड्यूसर के तौर पे भी बहुत काम किया। ओह, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। फैज़ साहब कहते हैं, तुम जो वाकिफ़ हो बताओ मेरी पहचान कोई, और गुलजार साहब कहते हैं मेरी आवाज़ ही पहचान है। तो अगर आवाज़ से पहचाने जाने की बात हो रही हो तो यास्मीन ताहिर साहिबा का ज़िक्र क्यों ना हो। कि फैज़ साहब भी कहते हैं, गुलशन याद में गराज दमे बादे सबा, फिर से चाहे कि गुलफशां हो तो हो जाने दो। उम्र रफ्ता के किसी ताक पे बिसरा हुआ दर्द, फिर से चाहे कि फ़िरोज़ां हो तो हो जाने दो। ऐसा नहीं है कि यास्मीन ताहिर साहिबा ने टेलीविज़न में या थिएटर में काम नहीं किया और ख़ूब किया, मगर जो सहर उन्होंने अपनी आवाज़ से बतौर रेडियो होस्ट आवाम पर तारी किया उसका सबूत इस वाक़े में है कि एक बार जब वो दिल्ली में एक बाज़ार में ख़रीदारी कर रही थीं तो वो एक दुकान पर गईं और जब वो दुकानदार से मुखातिब हुईं, ये रेडियो का ज़माना है, तो सिख दुकानदार ने जो है वो अपना काम छोड़ा और उसने उनसे पूछा कि आप कहाँ से हैं। उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान से हूँ। फिर उसने कहा आप यास्मीन ताहिर तो नहीं हैं। और उन्होंने कहा मैं यास्मीन ताहिर हूँ। तो उसने अपनी दुकान का शटर जो है वो नीचे किया और उसने कहा कि ख़रीदो फ़रोख्त बाद में होगी, ज़रूर होगी, लेकिन पहले मैं आपके साथ कुछ बातें करना चाहता हूँ। तो मेरा पहला सवाल अली ताहिर साहब से है कि ऐसी ख़ातून जिसकी आवाज़ को आधी से ज़्यादा दुनिया ने सराहा हो और जो एक बहुत मोहब्बत करने वाली बड़ी ज़िम्मेदार माँ भी हो, ऐसी ख़ातून जब ख़ामोश हो जाए, क्योंकि अभी उन्हें बिछड़े 6-7 महीने ही हुए हैं, तो ऐसी ख़ातून जब ख़ामोश हो जाए तो घर के अंदर किस तरह का खला पैदा होता है। हम लोग उनके काम के बारे में तो बात करते हैं और आज भी करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आप वो शख्सियत हैं जो हमें उनकी ज़िंदगी के उन पहलुओं के बारे में बता सकते हैं जो कि हमें और कोई नहीं बता सकता। सबको एक मरतबा फिर सलाम और बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का। मैंने कुछ लोगों को ख़ुद से कहा था आने का और वो उसमें से अक्सर लोग आए हुए हैं। सबका बहुत शुक्रिया। घर वाले भी हैं, नेबर्स भी हैं, दोस्त अहबाब भी हैं, लिसनर्स भी हैं। अम्मी की ज़िंदगी की सबसे प्यारी बात ये थी कि उन्होंने ज़िंदगी को बहुत हल्का रखा।
ये मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि अम्मी हर चीज़ के पॉजिटिव पहलू को हमेशा देखती थीं और ज़िंदगी का एक ऐसा नज़रिया रखती थीं कि हमेशा मुस्बत साइड पे देखें और उसकी एक फ़नी साइड को हमेशा देखती रहें ज़िंदगी की। जब इस तरह का इंसान खामोश हो जाए तो जाहिर है वो एक बहुत बड़ा खला है और एक इतनी जानी पहचानी आवाज़ जिससे जनरेशन्स ने सुना और अक्रॉस द बॉर्डर सुना गया। हम लोग तो घर में सुनते रहे वो आवाज़, तो हमारे लिए तो जाहिर है वो नेचर के करीब तरीन की आवाज़ थी, क्योंकि हम लोग तो पैदाइश से पहले से सुन रहे हैं। तो उसका खामोश हो जाना तो जाहिर है बहुत ही डिप्रेसिंग चीज़ थी और बड़ा मुश्किल था हैंडल करना। उनको अल्जाइमर्स हो गया था, आप लोगों में से कई लोग जानते होंगे, और अल्जाइमर्स में ज़ाहिर है याददाश्त भी चली जाती है और ग्रेजुअली आप ज़िंदगी से अलग होते जाते हैं। तो वो एक बड़ा मुश्किल मरहला था, ना सिर्फ मेरे लिए, अब्बा के लिए, महरान, फ़ारान और सब घर वालों के लिए, आयशा, हम सब के लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि इस सेशन को हम उनकी अच्छी यादों पे मबनी रखें। ये एक पेनफुल चीज़ है जिससे हम लोग गुज़रे और उसकी कोई शिकायत नहीं है, अल्लाह ताला ने कोई बेहतरी रखी होती है। उनका खामोश हो जाना ये हमारे लिए उनकी आवाज़ खो जाना है, लेकिन वो ख़ुद तो हमारे दिलों में हमेशा रहेंगी और बोलती रहेंगी। आज भी हम लोगों को वो बोलती महसूस होती हैं। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि दिलचस्प बात है कि जहाँ लोग उनकी आजिज़ी की, उनकी इंकिसारी की, उनकी नफासत की, तहज़ीब तमीज़ की बात करते हैं, वहाँ पे लोग उनकी खामोश तबीयत का भी ज़िक्र करते हैं। तो एक ऐसा शख्स जो कि रेडियो में काम करता है, बोलता है और ज़्यादा अकेले ही बोलता है, तो बहुत बोलता है, तो ये बात कि वो बहुत खामोश तबीयत भी थी, ये जो इन दोनों चीज़ों का जो इम्तिजाज है, ये कैसे वो साथ लेके चलती थी और ये कैसे होता है? आपने क्या सीखा? अम्मी से आपने सीखा, क्या सीखा जो आप पूछ रहे हैं उसी से बात से शुरू करके मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। क्या सीखा? ये सीखा कि खामोशी की अपनी बहुत ताकत है और उस ताकत को रियलाइज़ करना चाहिए। कई मर्तबा सिर्फ बोलने की ताकत काफ़ी नहीं होती या किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती, खामोशी इन्फ्लुएंस कर जाती है। तो अम्मी की खामोशी हमें इस हिसाब से इन्फ्लुएंस कर गई कि अम्मी ने कभी अपने गुस्से का इजहार नहीं किया, कभी भी नहीं, जो कि मेरा ख्याल में एक बहुत ही एक नोबल बात है कि इंसान गुस्से का इजहार ना करे। बहुत सारे लोग उन्हें जानते हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, मेरा नहीं ख्याल कभी भी अम्मी को किसी ने गुस्से की हालत में देखा होगा। इस चीज़ को बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ। तो खामोशी की तो ये पावर नज़र आई, और जब वो नाराज़ हो जाती थी तब भी वो खामोश होती थी। उन्होंने कभी किसी को कुछ कहा नहीं, कभी कन्फ्रंट नहीं किया, कॉन्फ्रंटेशनल इंसान थी ही नहीं वो चीज़ों को हमेशा चाहती थी कि अच्छे तरीके से हों, एक अच्छे तहज़ीब के दायरे में हों, एक अच्छे अखलाक से चीज़ें हों, इसलिए वो खामोश हो जाती थी। और मुझे याद है फ़रज़ाना आंटी हमारी एक बहुत ही करीबी जानने वाली थी, फ़रज़ाना मुजीब, अब उनका भी इंतकाल हो चुका है। वो हमेशा कहती थी कि जब यास्मीन खामोश हो जाए ना तो एक मसला पड़ जाता है हमें कि यास्मीन क्यों खामोश हो गई है। और उस खामोशी से एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो वो खामोशी सुन रहा होता है ना, उसको सेल्फ रिफ्लेक्शन का एक मौका मिलता है। इंसान खुद सोचता है कि क्या किया है यार मैंने। तो वो मेरा ख्याल में आप दूसरे की ग्रोथ में भी एक बड़े साइलेंट तरीके से हेल्प कर रहे होते हैं। और अम्मी की मुझे ये बहुत प्यारी बात लगती थी कि अम्मी ने जो इन्फ्लुएंस किया ना लोगों को, या जिन लोगों से मिली, एक बहुत खामोश तरीके से इन्फ्लुएंस किया। वो कभी, उन्होंने मुझे कभी नसीहत नहीं की, वरना माओं की नसीहतें बड़ी वो एक मुबारक चीज़ समझी जाती। मुझे कभी नसीहत नहीं की, चीज़ें करके दिखाई, खामोशी से करके दिखा दिया, सीखना होगा सीख जाएगा। इसलिए वो इस चीज़ पे बड़ा यकीन रखती थी कि चीज़ों को अच्छे इखलाक से किया जाए और एक तहज़ीब के दायरे में रह के किया जाए। चाहे आप गुस्से में हैं, चाहे आप इमोशनल हुए हुए हैं, चाहे आप मज़ा कर रहे हैं, लेकिन एक इखलाक का दायरा हमेशा वो रखती थी। और वो चीज़ भी मेरे लिए बहुत सीखने की थी। वो चीज़ें भी खामोशी से सीखी हैं ज़्यादा, ऐसे नहीं कि उन्हें कही हों। तो वो आवाज़ की दुनिया की इंसान थी, इसलिए उन्हें आवाज़ की भी ताकत का एहसास था और खामोशी का भी।
और उनकी आवाज़ ज़ाहिर है हम लोगों को तो बहुत पसंद थी और बहुत सारे सुनने वालों को बेहद पसंद थी, लेकिन उन्हें खुद इतनी पसंद नहीं थी। अच्छा, ये ओके। उन्हें लगता था कि बहुत भारी आवाज़ है उनकी। और that's उनकी interesting. जिस दौर में वो आई थी उस वक्त अमूमन ज़रा पतली आवाज़ें मेरा ख्याल में जो ख़ास तौर पे हमारे सुनने में आती हैं ज़्यादातर ज़रा पतली आवाज़ें थी जिसमें निस्वानियत ज़्यादा थी। तो अम्मी को लगता था कि उतनी निस्वानियत नहीं है मेरी आवाज़ में, एक अजीब मर्दानगी सी है, लेकिन बहुत शीरीनी थी उनके अल्फाज में और तलफ़ुज़ में और उनकी सोच में। जी जी, प्रोग्राम्स तो उन्हें जी बहुत। जी, फौजी भाइयों के नाम, सात रंग, ये उनके दो बहुत मशहूर रेडियो प्रोग्राम्स हैं। जी, हम आएंगे अली साहब आपकी तरफ, क्योंकि आपने तो उनके साथ एज अ डायरेक्टर भी काम किया है, लेकिन उससे पहले हम बात करना चाहेंगे मैडम शौकिया थानवी से। अच्छा मैडम, आपने उनके साथ जो है वो प्रोफेशनल एरेना में काम किया है, उनकी कुलीग के तौर पे, और आपने एज अ प्रोड्यूसर भी काम किया है, आपने उनके प्रोग्राम्स कुछ प्रोड्यूस किए। नहीं, यास्मीन आपा, मैं आपको करेक्ट कर दूं, खुद अपने प्रोग्राम की प्रोड्यूसर। ठीक है जी, ओके, ऑलराइट। अच्छा यास्मीन ताहिर साहिबा इसी इंटरव्यू में एक जगह पे कहती हैं कि वो कहानियाँ लिखती थीं बचपन में, और उन कहानियों में अक्सर जो मरकज़ी किरदार है वो ख्वाब की कैफियत में होता था, और फिर ख्वाब से ही जो है वो जाग जाता था और कहानी अधूरी रह जाती थी, और वो कहती हैं कि मैंने फिर वो कहानियाँ कभी मुकम्मल भी नहीं की। मेरा आपसे सवाल ये है कि एक ऐसा इंसान जो कि बहुत प्रोफेशनल भी हो, काम करता हो, और लोगों के साथ मिलकर उसने काम करना हो, लेकिन साथ साथ ही वो क्रिएटिव भी हो, कि उसकी एक अपनी दुनिया हो, उसके कुछ अपने ख्वाब हों, ऐसे इंसान के साथ काम करना कैसा है? मैं आपको बताऊं कि यास्मीन आपा जैसा शख्स मैंने शख्सियत से मैं आज तक नहीं मिली, बल्कि ये कहिए कि रेडियो पे आज तक उनका जो है मैं नहीं समझती कि कोई और यास्मीन आई हैं। तो उनसे बेहतर तो कोई शख्सियत थी ही नहीं रेडियो पे, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ इंसान, क्योंकि मेरी उनकी बहुत तवील रफ़ाकत रही, क्योंकि उनके वालिद मोहतरम और मेरे वालिद मोहतरम, उनकी भी बहुत रफ़ाकत थी आपस में, और क्या दिलनशी आवाज़ थी। रेडियो अब तक महरूम है इस आवाज़ से। बिल्कुल। अम्मी काम का ना एक जुनून सा था उनको, बहुत शौक था, बहुत शौक था। मुझे याद है अब्बा को हमेशा कहती थी कि अब्बा को बहुत काम का जुनून होता है, उन्हें खुद भी बहुत था। बिल्कुल। आपने तो वो काम क्योंकि उनके साथ किया है, बहुत शौक से काम करते, बहुत शौक से, और इतना उन्होंने अपने लिसनर्स को अपनी ऐसी आदत डाल दी थी कि प्रोग्राम सात रंग शुरू होने से पहले सब अपना सेटिंग कर लेते थे रेडियो की कि अब यास्मीन आप आएंगी और प्रोग्राम करेंगी, और क्या दिलनशी आवाज़ थी, और क्या उम्दा उनकी अदायगी थी, और दिलकश लहजा था। ये कहिए कि वो फ़न नशरियात की एक मजबूत तरीन सुतून थी, और बहरहाल रेडियो अब तक उनकी कमी को महसूस करता है, और हमें फ़ख्र है, और मुझे इसलिए भी ज़्यादा फ़ख्र है कि मैं उनके साथ साथ चली। जब मैंने रेडियो ज्वाइन किया तो वो एज अ स्टाफ आर्टिस्ट थी वहाँ पे, और मैं बच्चों का प्रोग्राम करती थी। तो मैंने सब कुछ, ये समझिए कि मैंने सब कुछ उन्हीं से सीखा, उनका लबो लहजा, उनकी अदायगी, एक कैसे परफॉर्म करती हैं, और मैं छुप के देखा करती थी उन्हें जब वो सात रंग किया करती थी। फिर फौजी भाइयों का प्रोग्राम उन्होंने किया 1965 और 71 की वॉर में, वो महाज पर जाकर इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड करती थी। इस कदर उन्हें इश्क था रेडियो से। इश्क जो रेडियो का कह रही है ना, उसमें एक और बात, अम्मी को जो इश्क अपने लिसनर्स से था ना, उसमें उन्होंने इस चीज़ का फ़ैसला किया किसी वक्त पे ज़िंदगी में कि मैं टीवी पर कम काम करूँगी, क्योंकि रेडियो जो लोग सुनते हैं वो एक इमेजिनेशन अपनी बना लेते हैं उस इंसान की। और कहीं अम्मी ने ये जुमला सुना था कि अच्छा ये यास्मीन ताहिर, मुझे जहन में कुछ और था, किसी ने ये कहा, अम्मी के दिल पे लग गई वो बात। अम्मी ने सोचा कि अब मैं नहीं करूँगी काम, या करूँगी तो बहुत ही कम करूँगी। वो जो रिश्ता था ना आवाज़ का, उसको बहुत वैल्यू करती थी। और मुझे याद है कि एक पर्सनलाइज्ड
बहुत वो दोस्ती रखती थी अपने लिसनर्स से। अरे इतने खुतूत आते थे उनके प्रोग्राम्स में। ये मैं पूछना चाह रहा था क्योंकि अभी जो आपने बात बताई वो तो एक वाकया है ना, जी, लेकिन ये भी कहते हैं कि उनकी खास मोहब्बत थी अपने सारे फैंस के साथ, और ये भी कि उनका आना जाना भी था उनके घरों में। एक आपने एक दफ़ा एक जिक्र किया था एक साहब का जो कि देख नहीं सकते थे, लेकिन वो जो कि बड़ी फिल्मी एक कहानी है, अगर आप वो मैं वो कहानी क्या बताऊं, वो सामने बैठे हुए मेरे मोहसिन नवाज साहब। मोहसिन नवाज साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह, बैठे हुए हैं। ओके। मोहसिन साहब हैं हमारे साथ यहाँ, जो कि बहुत एडमायर करते रहे हैं हमेशा यास्मीन ताहिर साहिबा को, और इतनी अच्छी उनकी रफ़ाकत रही है उनके साथ कि यास्मीन ताहिर साहिबा का उनके घर आना जाना भी था। और आप खुद कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? बहुत शुक्रिया। मैं बड़ी दिल से कैफियत के साथ यहाँ हाज़िर हुआ। अली भाई का बहुत शुक्रिया, शौकिया ज़हीर साहबा का, आपका कि इस खूबसूरत याद को आज हम ताज़ा कर रहे हैं। यास्मीन आपा के बारे में कई पहलू हैं। मैं बिला खौफ तरदीद ये बात अर्ज़ करूँगा, मुझे 47 ईयर्स पहले उनकी पहली दफ़ा आवाज़ सुनने का मौका मिला जब मैं 8 बरस का था। यास्मीन साहिबा जदीद ब्रॉडकास्टिंग की पायनियर हैं। जब आज हम ये बहुत बेतकल्लुफ़ अंदाज से लोगों को बात करते सुनते हैं माइक पर, तो इस ट्रेंड को बरे-सग़ीर के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने वाली हस्ती यास्मीन ताहिर हैं। उन्होंने जदीद ब्रॉडकास्टिंग में कुछ ऐसा अंदाज़ अपनाया। मैं चूँकि बसारत से महरूमी 13 बरस की उम्र में हुई, तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मुझे वो अपने अल्फाज से, अपनी आँखों से दुनिया दिखाती थी। वो अपने प्रोग्राम में समाजी रवैयों से लेके माशरती तब्दीलियों तक की सारी बातें जब करती थीं, तो मैं उनकी नज़र से रोज़ाना 7 रंग के ज़रिए दुनिया को देखा करता था। 52292 हो या फ़ौजी भाइयों के प्रोग्राम का जिक्र हुआ, 7 रंग की बात हो, या फिर सूरज के साथ साथ की बात हो, कितने ऐसे प्रोग्राम्स उन्होंने किए। अभी हम हॉल नंबर 1 में थे तो नईम बुखारी साहब वहाँ बात कर रहे थे, और नईम बुखारी साहब के बारे में भी यानी उनके कानूनी मशवरों का प्रोग्राम, उनका सेगमेंट था, और जमीन मलिक साहब, अबसार अब्दुल अली, जनाब अशफाक अहमद, लोग उनके जाविया को तो जानते हैं, लेकिन आइए सोचें के प्रोग्राम को नहीं जानते, जो 1987-88 में 7 रंग का हिस्सा हुआ करता था। मेरे पास ऐसी बेशुमार यादें हैं। मेरा कभी कभी दिल चाहता है कि इन सब यादों और बातों को यास्मीन आपा की के साथ गुजारा हुआ जो इतना तवील वक्त है, उसको किसी किताबी शक्ल में आने वाली नस्लों के लिए लिखा जाए। पर फिर मैं ये सोचता हूँ कि किताब बीनी का दौर तो गया, लफ्ज़ की हुर्मत से तो लोग नाबलद हुए, तो ये बात पहुँचेगी कैसे? आज तो जल्दी का रवा रवी का दौर है, और यास्मीन आपा से तो हमने ये सीखा कि जल्दी में बात नहीं करते, दिल की बात तो बड़े दिल से करते हैं, मशवरे के अंदाज में करते हैं। वो हमेशा ख्याल पूछा करती थी। वो जब बात करती थी तो उनकी तासीर, उनका तारुफ थी। और मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि उन्होंने एक जनरेशन को नहीं, 2 को नहीं, 3 जनरेशन्स को एजुकेट और तरबियत किया है, और मेरे जैसे कुछ लोगों के ज़रिए अगली जनरेशन तक भी उनका पैगाम कितनी खूबसूरती से पहुंच रहा है। अली ताहिर साहब कितना कमाल और ख़ूबसूरत हम्बलनेस का पैकर है कि इनके ज़रिए, फ़रहान साहब के ज़रिए, मेहरान साहब के ज़रिए और नईम ताहिर साहब की सरपरस्ती में ये कितना शानदार अल्लाह ने इनको नवाज रखा है। मैं ये बात अर्ज़ करूँगा कि 24 जुलाई उनकी सालगिरह का दिन हुआ करता था, और हर साल उनसे 24 जुलाई को तो लाजमी रब्ता होते ही था। गो के जब हमारे यहाँ टेलीफोन लगा तो मेरी उनसे मुसलसल बात होती थी। 7 रंग के कंप्लीट होने पर मेरा फ़ोन होल्ड पे होता था, और वो स्टूडियो से निकल के ड्यूटी रूम आके मेरे साथ बात किया करती थी। तो इस बरस ये प्लान था, चूँकि उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी, तो प्लान मेरा ये था जुलाई के आगाज़ पर कि मैं हाज़िर होऊंगा और मॉडल टाउन हम उनकी रिहाइशगाह पर हाज़िर होंगे और उनसे जाकर मिलेंगे और अकीदत का इजहार करेंगे, क्योंकि ये तवील एक साथ था। मेरी शादी में शिरकत से लेके, मेरी शादी को जो मुअज़्ज़िज़ बनाया तो उनकी शिरकत ने बनाया। तो 19 जुलाई को जब उनकी रहलत की खबर आई
तो दिल पर जो गुजरी होगी उसे बहरहाल लफ्ज़ों में तो नहीं बताया जा सकता। उनकी यादें, उनकी बातें, उनकी रिकॉर्डिंग्स को हमें आम करने की ज़रूरत है, उन्हें ज़्यादा नश्र करने की ज़रूरत है। जिस तरह अभी उनकी बात हम न सुन पाए मीडिया के बावजूद, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो साथी भी मौजूद हैं वो अपने घर में अपने बच्चों को, फैमिली मेम्बर्स को उनका तर्ज़ तख़ातुब ज़रूर सुनाएं यूट्यूब से। उनका रेडियो का एक तवील इंटरव्यू, वो बहुत कम इंटरव्यूज़ देती थी, तो मेरे रेडियो के प्रोग्राम में वो तशरीफ़ लाईं और हमने एक बेतकल्लुफ़ाना नशिस्त का एहतमाम किया और बहुत खूबसूरत वो रिकॉर्डिंग वहाँ 5 पार्ट्स में मौजूद है यूट्यूब पर। एक कॉम्पेयर के तौर पे रही। अब आप देखें कि आम तौर से आजकल कॉम्पेयर की डिमांड ये होती है कि वो बहुत सा मज़ाह लेकर आए, आपको हर वक्त गुदगुदियाँ करता रहे, आप कह लगा रहे हों। लेकिन मेरा प्रोग्राम बड़ा संजीदा होता था, लेकिन उसके बावजूद मेरे सुनने वाले ये कहते हैं कि वो बिल्कुल बोर नहीं होते थे। वो कहते हैं कि आप ऐसी बातों का तज़किरा करती थी जिनसे हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में दो चार होते रहते हैं। इसलिए वो भी एक तफरीह थी हमारे लिए कि एक और शख्स भी है जो इन्हीं कैफियत में से गुज़र रहा है, तो उससे एक राबिता सा हो जाए। ये जो जिन लोगों ने आवाज़ नहीं सुनी उनके लिए एक क्लिप था, ये उनकी आवाज़ है जो कि अभी साहब ने कहा कि मुयस्सर होनी चाहिए है। और मेरा ख़्याल है कि चूँकि हम इस वक्त फैज़ फेस्टिवल के सेशन में हैं, तो एक अजोका की प्रोडक्शन है जहाँ पे नईम ताहिर और यास्मीन ताहिर साहिबा ने जो ख़तूत हैं फैज़ साहब के नाम एलिस फैज़ के लिखे हुए वो पढ़े हैं। और मेरा ये ख़्याल है कि वो रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो ज़रूर आर्काइव हो के तो वो हमें प्रेजेंट करनी चाहिए, अपने स्टूडेंट्स को दिखानी चाहिए। जी बिल्कुल, राबिता सही। अच्छा, मेहरान ताहिर साहब जो उनके एक साहबज़ादे मुल्क से बाहर होते हैं, उन्होंने एक वॉइस नोट के ज़रिए हमें बहुत सी बातें उनके बारे में बताईं और उन्होंने उसमें एक टर्म यूज़ की कि वो उस ज़माने में एक क्वाइट फेमिनिस्ट थी। तो मेरा आप दोनों से ये सवाल है कि प्रोफेशनली वो जो क्वाइट फेमिनिज़म था मैम, वो किस तरह से फंक्शन कर रहा था, और अली साहब से मेरा ये सवाल है कि घर में वो किस तरह से फंक्शन कर रहा था। पहले कौन बताएगा? आप मैं बता दूं। घर में अम्मी की एक आदत थी कि अम्मी हर इंसान को बराबर तसव्वुर करती थी हमेशा। उन्हें कभी लगा ही नहीं कि वो किसी से बड़ी हैं। छोटा ज़रूर महसूस करती थी अपने आप को, अंडर कॉन्फिडेंट इंसान थी बाय नेचर। लेकिन उनकी जो फेमिनिज़म की जो आपने बात की ना, आजकल फेमिनिज़म एक ऐसा लफ्ज़ है जो बहुत इस्तेमाल किया जाता है और एक नई सोच उससे उभरी भी है। अम्मी का मैंने फेमिनिज़म जो घर में देखा वो ये कि अब्बा की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी, लेकिन अम्मी अपनी चीज़ें जिनके बारे में वो फर्म होती थी वो वहीं पे खड़ी रहती थी, पर वो हिलती नहीं थी। उन्होंने कभी भी ये महसूस नहीं किया कि औरत के लिए काम करना मुश्किल है। मुझे याद है अम्मी एक वक्त पे 2-2, 3-3 जॉब्स करती थी एक टाइम पे। उसके साथ ही बहुत सारी और चीज़ें जो घरेलू होती हैं हम लोगों को, डीन्स ले जाके यूनिफॉर्म दिलवाना, इकबाल बुक से हमारी कोर्स की किताबें ख़रीदना, अब्बा का बिज़नेस संभालना। मुझे याद है अब्बा कई दफ़ा मुल्क से बाहर चले जाया करते थे 2-2, 3-3 महीने के लिए, क्योंकि अब्बा कारपेट्स का बिज़नेस रन कर रहे थे। अम्मी वो संभालती थी, बैंकिंग से रिलेटेड तमाम इश्यूज़ वो करती थी। कारपेट्स की ना बेलें पैक होती हैं तो उसकी पूरी लिस्ट बनती थी, वो बैठ के बनवाती थी। उसकी कंसाइनमेंट जब तक चली नहीं जाती थी उस सब का ख्याल रखती थी। तो अम्मी जिस फैमिली से थी ना, वो उसका एक असर रहा है उस सोच का। फेमिनिज़म, ट्रू फेमिनिज़म हमारी नेचर में शामिल है और वो फेमिनिज़म को उन्होंने भी ऐसे ही इंटरप्रेट किया और हम लोग भी ऐसे ही करते हैं कि वो उसका मकसद कहीं भी ये नहीं है कि ख़वातीन बेहतर हैं या ऊपर हैं। उसका मकसद ये है कि बराबर है और हम लोग हकूक़ के हिसाब से बराबर हैं, एबिलिटीज़ के हिसाब से बटे हुए हैं। डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं, ख़वातीन की डिफरेंट है, मर्दों की डिफरेंट है और उसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। अम्मी इस चीज़ को सारी ज़िंदगी प्रैक्टिस करती नहीं, मैंने देखा है। घर में जो मैनेजमेंट थी उसको अम्मी जैसे रन करती थी, मुझे यही लगा कि ख़वातीन भी काम करती थी, मर्द भी काम करते थे। उन सब के साथ एक बड़ा उनका एक हलीम और शफीक सा एक रवैया होता था उनसे हमेशा। तो मैंने देखा कि फेमिनिज़म के साथ कुछ लोग बहुत
हार्ड हो जाते हैं, अम्मी ने वो सॉफ्टनेस मेंटेन रखी। वो चीज़ मुझे बहुत प्यारी लगी और उसका असर बहुत होता है जब आप एक सख्त रवैये के साथ कोई बात करते हैं उसमें, और नरम तरीके से बात करने में या क्वाइटली चीज़ें पहुंचा देने में, उसकी एक अपनी मेरा ख्याल में तासीर होती है। और मुझे घर में बहुत महसूस हुआ कि वो बहुत बराबर चली हमेशा, मर्दों और औरतों के हिसाब से। अच्छा, और एक दिलचस्प बात मुझे ये भी लगी कि जहाँ उनकी वालदा हिजाब इम्तियाज़ अली साहिबा जो हैं वो पहली मुस्लिम पायलट थी, फीमेल पायलट। वहाँ जो यास्मीन ताहिर साहिबा हैं वो जब लाहौर में 2-3 ख़वातीन जो गाड़ी चलाती थीं उनमें से एक यास्मीन ताहिर साहिबा। बिल्कुल बिल्कुल 1950s में मेरा ख्याल में वो अभी उनका लाइसेंस भी नहीं हुआ था, गालिबन शौकत थानवी साहब ने सिखाई थी बिल्कुल। उन्हें गाड़ी। यास्मीन आपा ने बताया मुझे, मैं जब वो लील थी मैं उन्हें देखने गई तो जैसे बताया अली ने कि वो याददाश्त उनकी, मुझे नहीं इतना इल्म था कि वो बहुत इस हालत में है, मुझे नहीं पहचान पाई। हालांकि मुझे वो मैं उन्हीं के साथ पली बड़ी हूँ, मुझे ये समझिए कि उन्होंने मुझे गोद ले लिया था सब कुछ मुझे उन्होंने सिखाया, उन्हीं की रहनुमाई में मैंने तलफ़्फ़ुज़ और सब कुछ जितना भी रेडियो की है ABC सब कुछ उन्हीं से सीखी, लेकिन मुझे पहचान नहीं पाई। लेकिन नईम भाई ने जब उन्हें ये कहा कि यास्मीन ये शौकत थानवी साहब की साहबजादी हैं, तो एकदम उन्होंने अब्बा की बातों को दोहराना शुरू कर दिया। शौकत चचा ये करते थे, शौकत चचा ये करते थे। मेरे अब्बा जो हैं वो ड्राइविंग के बहुत खिलाफ थे, शौकत चचा से मैंने सिफारिश करवाई और उन्होंने मुझे फिर ड्राइविंग सिखाई। तो उनके सेंस ऑफ ह्यूमर की भी बहुत तारीफ करती थी शौकत साहब के। और ये कहा यही जाता था क्योंकि अगर बीबी की कहानियाँ, मेरी नानी की कहानियाँ किसी ने पढ़ी हों तो उसमें एक डिप्रेसिव टोन कई दफ़ा आ जाती है। तो बीबी अक्सर डिप्रेशंस का शिकार रहीं, एक हसास इंसान होता है। तो सुना है कि शौकत साहब को कहा जाता था कि वो उनके साथ ज़रा टाइम ज़्यादा गुजारें ताकि अच्छे मूड में रहें। सही, ठीक। अच्छा मैडम, आपने नहीं बताया कि जहाँ पे वो काम करती थी रेडियो में, वहाँ किस तरह से वो मैं आपको बताऊँ क्या अली, कि मैंने उन जैसी खातून जो है ना, यकीन मानिए कि मुझे इतना काफ़ी बरस हो गए रेडियो पे, मैंने किसी को नहीं पाया उन जैसी खातून। वो तो हर एक से, क्या वो मतलब कोई पियन हो, वो सबसे आप कह के मुखातिब करती थी, इस कदर सबकी इज्जत करती थी कि बल्कि उनको सब कहते थे कि जहाँ भी हमें शामियाना नज़र आता है ना, जैसे इन्होंने कहा कि मेरी शादी पे आई थी वो, तो यास्मीन का होना वहाँ बहुत ज़रूरी पाई जाती हैं वहाँ पे वो। तो हर एक से इतनी शफकत से, इतने प्यार से पेश आती थी वो, चाहे वो कोई बच्ची हो, कोई लड़का हो, उन्होंने अपने आप को कभी सुपीरियर नहीं समझा। हाँ, जेंडर्स में भी ना हमेशा उन्हें इक्वली ट्रीट किया, उन्हें कभी उनके जहन में नहीं था कि ये कोई ऊपर नीचे की चीज़ है जो हमने बना दी हुई है भी नहीं, इसलिए वो सही समझी। अच्छा, आपने उनके साथ एज अ डायरेक्टर काम किया है, मोहनी मैंशन में भी वो थी, और ताज क्लासिक्स को जब इम्तियाज़ अली ताज साहब की रेडियो प्लेस को आप लोगों ने टेलीविज़न के लिए अडेप्ट किया तो उसमें भी 2-3 प्लेस में वो थी, सितारा में और बेगम की बिल्ली में। तो वालदा के साथ काम करना एज अ डायरेक्टर वो कैसा था? कहीं पे आपको लगा कि, या उन्होंने आपको महसूस करवाया कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम? वो इस तरह की थी नहीं, वो कभी भी इस तरह की किसी से भी बात नहीं करती थी ना, ऐसा उनका मिजाज था। मेरे लिए ज़ाहिर है बड़ी बात थी कि मैं अम्मी को डायरेक्ट कर रहा हूँ, और मुश्किल होता है अपनी फैमिली के किसी इंसान को डायरेक्ट करना ना, लेकिन हम लोगों में एक प्रोफेशनलिज्म रहा है कि हम लोग काम को काम के तरीके से करने की कोशिश करते हैं, और जिस तरह किसी भी एक्टर के साथ मैं एक अच्छा रवैया रखूँ उसी तरह अम्मी के साथ भी मैं सोचा कि मैं रखूँगा, और उनकी आइडियाज़ को वैल्यू करूँगा। और अम्मी के आइडियाज़ बहुत अच्छे होते थे काम के हवाले से। मुझे याद है एज एन एक्टर उनकी बात में ना एक रवानी है बहुत, जो लगता है कि वाह कैसे फूलों की तरह झड़ सा दिया गया है। 2 शख्सियात का मैं अर्ज़ कर रहा था कि बहुत ज़्यादा जिक्र करती थी अपने प्रोग्राम्स में, उनमें एक नूरजहां साहिबा और फैज़ अहमद फैज़ साहब। यानी जब भी इनका जिक्र हो, क्योंकि हम फैज़ फेस्टिवल में हैं, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मलिका तरन्नुम नूरजहां और फैज़ साहब का जिक्र, और फिर इनका जिक्र करके भला वो कौन सी नज़्म थी गाई हुई जो कि चलाया करती थी। अब ये आप में से कोई बताएगा? अच्छा, मुझे जो
मुझसे पहली सी में, ये तो मेरी मुझसे बेगम साहब पहली ही सी बोली मोहब्बत। है। मुझसे पहले वो मेरी बेगम कहीं मुझे ये तो नहीं कह रही कि मुझे कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नहीं, ना वाकई मुझसे पहली सी मोहब्बत उनकी बड़ी फेवरेट ये घर जाके पूछने वाली बहुत अक्सर उसका तज़किरा भी करती थी। और फैज़ साहब से एक और जो लिंक था वो ये भी था, हमारी फैमिली क्योंकि बहुत क्लोज़ रही, ताज साहब की भी उनसे बहुत दोस्ती थी। जब फैज़ साहब जेल से रिहा हुए तो वो घर जाते हुए पहले हमारे घर आए थे, और ताज साहब ने उन्हें कहा था कि यार तुम्हें घर जाना चाहिए, यू नो, अच्छा नहीं लगता है। तो मुस्कुरा दिए थे, लेकिन इससे ये मुझे समझ आई कि मैं ये सिर्फ उसी के लिए करूँगा जो मेरा बेहतरीन दोस्त हो। मैंने फैज़ साहब को और ताज साहब को इकट्ठे तो नहीं देखा, लेकिन इस चीज़ से ही मुझे इतनी एविडेंस मिलती है कि बहुत करीब होंगे। वो हमारी फैमिली के बहुत करीब रहे, बहुत इज़्ज़त रही। मुझे याद है जब अम्मी ने पहली दफ़ा मुनीज़ा हाशमी साहिबा से महरान को मिलवाया था, तो ये कह के, क्योंकि महरान हमारी फैमिली में ज़रा ज़्यादा किताबें पढ़ता है, शायरी पढ़ता है, पढ़ा लिखा आदमी है, हम लोगों की तरह नहीं है, बाकी दोनों की तरह हम लोग कम पढ़ते हैं। तो उनने इंट्रोड्यूस ही ऐसे करवाया था कि ये मेरा वो बच्चा है जो फैज़ साहब को बहुत पसंद करता है और बहुत पढ़ता है। तो एक उनके दिल में बहुत वाबस्तगी थी फैज़ साहब से, और वो रही। एंड आई एम सो हैप्पी, मुझे बहुत खुशी है कि फैज़ फेस्टिवल में ये एक उनकी याद के लिए एक प्रोग्राम भी रखा गया है। और हमें आपने मधु किया। अच्छा, मेरी बड़ी खुश नसीबी है कि मैंने उन्हें देखा हुआ है, फैज़ साहब को। मेरे वालिद लास्ट स्टेज पे थे कैंसर के म्यू हॉस्पिटल में, तो उन्हें देखने आए थे वो। बल्कि उन्होंने पूछा क्या बात है शौकत, क्यों इस तरह लेटे हुए हो, हमें तुम हंसते मुस्कुराते अच्छे लगते हो। तो इस पर अब्बा ने कहा था कि बस यार मैं अनकरीब अंडरग्राउंड जाने वाला हूँ। तो उन्हें बहुत कहा लगाया कि अभी भी तुम्हारी जो है ना ये चीज़ नहीं गई है। तो आई एम लकी टू सी। यकीन। अच्छा, और मुझसे पहली सी मोहब्बत के अलावा जो मेहरान साहब ने ही बताया कि एक और नज़म जो उनको बहुत पसंद थी, आप कुछ पढ़ना चाहते हैं? नहीं प्लीज़ आप पढ़ें, मैं तो कुछ बातें करना चाहूँगा। वो थी जी ब्लैक आउट। फैज़ साहब की जो पसंदीदा नज़मों में से उनकी एक नज़म थी, वो थी ब्लैक आउट। जब से बेनूर हुई हैं शमें, खाक में ढूंढता फिरता हूँ, न जाने किस जा खो गई हैं मेरी दोनों आँखें। तुम जो वाकिफ़ हो बताओ कोई पहचान मेरी, इस तरह है कि हर एक रग में उतर आया है, मौज दर मौज किसी जहर का कातिल दरिया। मुझे ये जानना है कि आपने एक दफ़ा ये भी जिक्र किया था कि अभी भी आपने बताया कि वो बड़ी विटी थी, ठीक है, उनकी बहुत अच्छी मिज़ाकी हिस्स थी, और इस नज़म के साथ जो एसोसिएशन, ख़ासकर ये जो इस तरह है कि हर एक रग में उतर आया है, मौज दर मौज किसी जहर का कातिल दरिया। ज़ाहिर है आप बहुत यकीनी तौर पे तो नहीं कह सकते कि क्या एसोसिएशन थी, लेकिन आपके ख़्याल में क्या? और मुझे यूँ लगता है कि कहीं ना कहीं जो इम्तियाज़ अली ताज साहब का मर्डर था, ठीक है, जो कि शायद सबको ना मालूम हो कि उन्हें बड़ी बेदर्दी से जो है वो मारा गया था, चाकू उनके सीने में घुंपा गया था। तो यहाँ पे तो वो तशबीहतन है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो किसी जहर का कातिल दरिया, बिल्कुल ये इंटरप्रिटेशन है और हो भी सकता है। अम्मी ना जिस तरह की इंसान थी, वो बहुत सारी जो दिल के करीब बातें थी ना उनके, वो शेयर नहीं करती थी लोगों से। वो एक अच्छा इखलाक तो दूसरों से ज़रूर रखती थी, लेकिन दिल की बात हर एक से शेयर करती नहीं थी। इसलिए मैं वसूख से नहीं कह सकता कि उन्होंने क्या इस चीज़ को कैसे इंटरप्रेट किया होगा, लेकिन ज़ाहिर है ताज साहब के कत्ल का बहुत एक बड़ा इम्पैक्ट हुआ, और मेरा ख़्याल में उससे मुझे ये भी नज़र आया उस वाक़े से कि अम्मी में एक सर्वाइवल मोड अम्मी का बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग था। अम्मी मुश्किलात से निकलने की पूरी कोशिश करती थी और अंदर अंदर फाइट करती थी, जो कि एक बड़ा पर्सनल सा जहाद सा बन जाता है। लेकिन उस सब के साथ साथ उनकी, तुमने मजाक की हिस्स की बात की, मुझे ये चीज़ उनकी बहुत ही प्यारी लगती है कि उन्होंने ज़िंदगी की हर मुश्किल में मजाक ज़रूर किया साथ। आपने भी देखा होगा, चाहे वो परेशान हो, चाहे वो काम में हो, लेकिन एक सेंस ऑफ ह्यूमर कॉन्स्टेंटली चलता रहता था। मैं अली को बता रहा था जब कुछ दिन पहले मुझसे एक छोटा सा इस गुफ्तगू का
के बारे में बात करने आए कि हमने जनाज़ों पे भी फ़नी बातें की हुई हैं। साउंड बड़ा बुरा करेगा, लेकिन वाकई वो उसकी वजह ये है कि अम्मी दुख के साथ सुख को चलाना बहुत ज़रूरी हिस्सा समझती थी। उनके रेडियो प्रोग्राम्स, उनकी बातें घर पे, उनके दोस्तों से मिलना जुलना, मैंने यही देखा है कि हमेशा वो मामले की एक लाइटर साइड को देखती थी। और वो ज़िंदगी जीने का एक बहुत अच्छा तरीका है। वो आपको पॉजिटिव रखता है, होपफुल रखता है और ज़िंदगी से मायूस नहीं होने देता। अब जिस तरह ताज साहब का वाक़या है, वो बड़ा ऐसा वाक़या है कि ज़िंदगी से किसी को भी मायूसी हो सकती है। आपके बाप को कत्ल कर दिया जाए, जबकि अम्मी की बहुत करीबी उनसे दोस्ती थी, बहुत दोस्ती थी। उस इंसान को लूज़ कर देना इस तरह इन अ मिनट और इतनी बेदर्दी से, उसका बहुत इम्पैक्ट रहा। अम्मी भी डिप्रेशन से भी गुजरती रही, ये नहीं कि वो इतनी पॉजिटिविटी के साथ डिप्रेशन से नहीं गुजरी। और हमारी फैमिली भी उसमें बहुत हेल्प करती रही। आयशा ने एक डिप्रेशन में उन्हें बहुत हेल्प किया। हम लोगों ने कोशिश ये की अम्मी के लिए कि उनके जो ज़िंदगी है ना, क्योंकि उनकी एक इतनी पॉजिटिव वाइब थी, हमने कोशिश की कि जब उनकी ज़िंदगी जा रही थी आहिस्ता आहिस्ता और बड़ी ग्रेजुअली जा रही थी, और उसको मैं हमेशा इस तरह तशबीह देता हूँ कि जैसे एक बड़ी सी बिल्डिंग हो, उसमें सारी बिल्डिंग में अपार्टमेंट्स की लाइट्स जल रही हों, वो हमने महसूस किया कि एक एक लाइट ऑफ होती गई। लेकिन उनकी जो ये मज़ाह की हिस्स थी, उनकी पॉजिटिव वाइब, उनकी खामोशी की ताकत, उनका इखलाक और उनकी एक काइंडनेस, अली मैं बयान नहीं कर सकता किस कदर काइंड इंसान थी। चाहे वो जानवर हो, शदीद एनिमल लवर, कुत्ते बिल्ली बंदर जो भी आ जाए हाथ, हर एक से बेहद प्यार। उन्हें इंसान से, खुदा की मखलूक से ना बेहद प्यार था। जिस तरह बीबी जो मेरी नानी है, उनकी राइटिंग्स में आपको नज़र आता है नेचर से प्यार। और वो नेचर में इंसान को तो वो एक और किस्म से स्टडी करती थी ना, लेकिन प्यार उससे नेचर से ज़्यादा था कि कुदरत कैसे खूबसूरत है। अम्मी को इंसान से प्यार था। वो हर इंसान को, मुझे याद है उन्होंने एक तो तबकाती डिफरेंसेस वगैरह इस चीज़ में बिल्कुल बिलीव ही नहीं करती थी। हमारे यहाँ रमज़ान में फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम 27 रमज़ान को हमेशा घर पे एक इफ्तारी होती थी, जिसमें जो घर में काम करते हैं, जो विजिटिंग काम करते हैं हमारे घर में, वो सब हमारे मेहमान होते थे बाकायदगी से। तो वो उनकी एक इस तरह की बराबरी की एक फीलिंग। फिर कुछ 2-3 बातें जो मैं कहना चाहूँगा जो मिस ना हो जाएं, और मकसद ये था कि उन्हें याद कर रहे हैं तो उनकी पर्सनैलिटी के बारे में भी कुछ मुख्तलिफ ज़ावियों से जान लें। ज़ाहिर है प्रोफेशनल साइड तो आपको भी बहुत पता है, कुछ लोगों को भी थोड़ा सा पता होगा, बहुत सारे शायद जो यंगर लोग हैं उनको उतना नहीं पता होगा, और उसमें आपका बहुत अच्छा मशवरा है कि उन चीज़ों को डिजिटाइज़ करके आवाज़ भी पहुंचानी चाहिए, उनकी बातें पहुंचानी चाहिए। शी वॉज़ अ वेरी 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 कंटेम्प्रेरी वूमन। और मैं वाकई हैरान होता हूँ कि 80s में वो जो बातें कर रही थी वो तो आज के दौर की हैं बिल्कुल। वो सवाल पूछती थी, वो हमेशा सवाल पूछ के आपका क्या ख्याल है, और फिर अपना नुक्ता नज़र बताती थी। और ये वो यानी एक टूल है जिसकी मदद से हम अगर अपने बच्चों को एजुकेट करें, आज बच्चों के और वालिदैन के दरमियान जो खलीज हाइल हो जाती है उसको दूर करने का ये बेहतरीन टूल, यास्मीन ताहिर साहिबा के साहबजादे भी इसकी तस्दीक करेंगे कि वो हमेशा अपना कोई नुक्ता नज़र थोपती नहीं थी, मुसल्लत नहीं करती थी, सवाल पूछती थी, भाई इस बारे में क्या ख्याल है आपका, और फिर वो ख्याल पूछते पूछते उस तरफ को सोच ले आती थी। ये उनका खास जो आपने डायरेक्शन की बात की, मैंने उनके साथ काम किया, बहुत ही एक्सपीरियंस था डायरेक्शन में ना। मैं मोहसिन की बात को थोड़ा सा आगे इंडोर्स करूँगा। डायरेक्शन की दुनिया में आजकल जो सबसे मॉडर्न तरीका है ना टू डायरेक्ट एन एक्टर, इट्स बाय आस्किंग क्वेश्चंस। और वो वाकई किसी को समझाने का, उसकी सोच उस तरफ ले जाने के लिए बड़ा अच्छा तरीका है। आपने बहुत ही अच्छी बात पॉइंट आउट की मोहसिन। मुझे भी वाकई याद है उन्होंने कभी, जिस तरह मैं कह रहा नसीहत नहीं की, उन्होंने सवाल कर दिया। तो वो अच्छा, हमारे पास वक्त थोड़ा कम है, 5 मिनट है हमारे पास। तो इस 5 मिनट में मैं एक चीज़ तो शेयर करना चाहूँगा ख़ास तौर पर सवाल भी कि अम्मी का विज़न बहुत था। जिस तरह आजकल वो वीडियो चलते हैं, सर आपका बड़ा विज़न है। एक छोटा सा विज़न मैं उनका बताऊँ। मैं जब स्कूल में था तो एक दिन उर्दू का एक मजमून लिखना था और नहीं समझ आ रही होती कई दफ़ा बच्चों को क्या लिखें। दूसरी क्लास में था मैं, तो मैंने अम्मी से पूछा। अम्मी ने मुझे देखा कि मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, तो मैंने कहा क्या लिखना चाह रहे हो? मैंने कहा मैं एक मजमून है कि मैं बड़ा होकर क्या बनूँगा, तो समझ नहीं आ रही क्या लिखूँ।
तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे उसकी बिगिनिंग बताई और पहले मुझसे पूछा कि क्या लिखना चाह रहे हो। उन्हें 2-3 बातें मुझसे सवालों में ही पूछी। तो उनकी बिगिनिंग ये थी कि अभी मैंने फ़ैसला तो नहीं किया, लेकिन मैं शायद बड़ा होके उस्ताद बनूं। आई एंडेड अप टीचिंग। मैंने बहुत पढ़ाया है ज़िंदगी में, मैं 7-8 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता रहा हूँ। तो मैं इस हिसाब से उनकी एक, मेरा ख्याल में एक सोचना इंसान को समझ के उसका बेहतरीन हिस्सा सामने लाने की रहती थी। कर्नल साहब यहाँ बैठे हुए हैं, कर्नल साहब और रुबीना आंटी हमारे हमसाए हैं। इनकी बेटी हैं कराची में। उन्होंने पिछले दिनों एक बहुत ही खूबसूरत वॉइस नोट किया और उसमें उन्होंने इतनी प्यारी बात कही, मुझे पता है फिर मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे, मैं एक इमोशनल सा आदमी दिखूंगा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अम्मी की एक बहुत प्यारी बात ये थी कि वो जब आप उनसे मिले ना तो वो आपको आपके बारे में अच्छा फील करा देती थी। ये इतनी प्यारी और बारीक बात मुझे लगी और वाकई ऐसा होता था। सारी ज़िंदगी हमारे साथ उनका यही रवैया रहा। हम लोगों को वाकई उस हिसाब से इंतहाई वो एक जिसे कहना बूस्टिंग चीज़ होती है कि कोई आदमी इस कदर आपको पॉजिटिवली हमेशा आपसे बात कर रहा हो और इनकरेज कर रहा हो चीज़ों में। अब्बा आज नहीं आ सके, उनका इरादा था आने का। अब बिल्कुल 2:45 हो रहे हैं, 1 मिनट रह गया है, इसलिए मैं चाहूँगा कि उन्होंने तो ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा उनके साथ गुजारा। 68 बरस का उनका साथ था। मी वॉज 87, अब 88 होने वाली थी जब आप मोहसिन जो कह रहे थे 24 जुलाई को, तो 87 की एज में उनका इंतकाल हुआ। उसमें से 68 साल उनकी अम्मी के साथ गुजरे, 5 साल शादी से पहले और 63 साल शादी के बाद। तो उनका यहाँ पे ना होना बहुत ही मुझे भी आई एम मिसिंग हिम, और वो आना भी चाह रहे थे, ख़ास नहा धो के तैयार भी हुए थे, लेकिन वो बाथरूम में स्लिप कर गए आज। और उनके लिए आना ज़रा मुश्किल था, पेन में थे। तो मैंने ही उन्हें कहा कि ठहर जाएं घर पे, मैं आपका पैगाम भी दे दूँगा। और उनने कुछ बातें मुझे बोली थी, वो मैं चाहूँगा क्विकली पढ़ के सुना दूँ ताकि उनकी भी शिरकत हो जाए इस महफ़िल में। उन्होंने कहा, मैं उनकी चीज़ कोट कर रहा हूँ कि अस्सलाम अलैकुम, दश्त तन्हाई में है जाने जहाँ लर्ज़ा है। यहाँ से उन्होंने शुरू किया और उन्होंने कहा कि फैज़ ने लिखा बिल्कुल दुरुस्त है और मेरी कैफियत का इजहार करता है। फैज़ ने हमारा सेहरा भी लिखा और ऐसे शफीक बुज़ुर्गों की दुआएं थीं कि हम ज़िंदगी के 63 साल एक दूसरे के साथ हंस बोल कर खुश रहकर गुजार गए। अगर मेरी यास्मीन के 3 साल छोड़ भी दिए जाएं जो उनकी अलालत के साल थे, तो 65 साल कोई छोटा अरसा नहीं है। यास्मीन इंतहाई मोहब्बत करने वाली, मेल जोल रखने वाली इंसान थी और ब्रॉडकास्टिंग की दिलदादा थी। उन्हें दोस्तों को खाना खिलाना और उनकी मेहमान नवाजी करना बेहद पसंद था और इसके सब गवाह हैं। दुनिया में तकरीबन हर इंसान को इनवाइट कर चुकी हैं कि हमारे यहाँ आके रहें और हमारे यहाँ खाना खाएं। फिर अब्बा ने कोट ये किया कि याद आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने कहा कि फ़लाना काफिर आपका दुश्मन था, वो फौत हो गया। और तो रसूल ने फरमाया कि वो बख्शा जाएगा क्योंकि उसका दस्तरखान बहुत वसी था। और वाकई वो चीज़ अम्मी ने तो बहुत फॉलो की। अगर मुझसे कोटेशन में हदीस में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ फरमा दीजिएगा, लेकिन वाकई उनका दस्तरखान बहुत कुशादा था। मुझे याद है आयशा आंटी हमारे यहाँ हमारी रेगुलर विजिटर रही हैं, हमारी लंच में पार्टनर रही हैं, आती लंचेस में, डिनर्स में बहुत सारे लोगों को हमेशा बुलाती थी। नूरजहाँ साहिबा का तस्करा हुआ। नूरजहाँ साहिबा मुझे याद है या बिल्कुल गायब हो जाती थी या एकदम से 5-6 दिन रोज़ आती थी। उनका खाना हमारे यहाँ बनता था, वो रोटियाँ ख़ास किस्म से खाती थी। अम्मी शौक़ से उनके लिए गरम गरम फुलके दिलवाती थी। तो उन्हें बहुत शौक़ था लोगों को खुश रखने का, उनका ख्याल रखने का, और हमने भी यही कोशिश की कि उनके आखिरी अय्याम में उनका बहुत ख्याल रखें। और हमें बहुत खुशी है कि पूरी फैमिली ने, हर इंसान ने अपने अपने तौर पे बहुत कंट्रीब्यूट किया, और तमाम दोस्तों ने, हमसायों ने, रिश्तेदारों ने जिस तरह उन्हें
उनको शामिल कर सकते थे या उनसे मिल सकते थे आखिरी दिनों में, वो सब मिले। और मैं उन लोगों का ख़ास तौर पे बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो मेरे कहने पे आए, और जो लोग मेरे कहने पे नहीं, वैसी फैज़ फेस्टिवल के हवाले से या अम्मी को के इस प्रोग्राम के हवाले से आए। और एक बहुत छोटी सी चीज़ मैं और तज़किरा कर दूं, क्योंकि अजोका के भी एक साहब आए हुए हैं यहाँ पे। अजोका का भी बहुत शुक्रिया कि वो स्टेज पे उन्हें सालों बाद वापस लेके आई। रोज़ने ज़िंदा से एक प्ले था जो कि फैज़ साहब के वो खतूत जो उन्होंने एलिस फैज़ को लिखे थे उस पे बेस्ड एक प्ले था। अब वक्त से ऊपर जा चुके हैं, जी मैं बिल्कुल। बहुत और शुक्रिया अदा माजरत करना के चाहूँगा। साथ नहीं, फाइन, माजरत के साथ हम मेरे ख्याल से भी अब कोई सवाल या कमेंट्स ले नहीं सकते। और नईम ताहिर साहब के इन जुमलों के बाद मेरे ख्याल से हमें और कोई बात करना बनती भी नहीं है। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि इस बाहर की इस खूबसूरत दोपहर में हमने उनको जिस तरह से याद किया, तो उस पर फैज़ साहब के ही जो एक मिसरा है या दो अशार हैं, वो मौजू बैठते हैं कि मैं ये कहता हूँ कि एक ज़ारा निगाह का नज़रिया है याद की तरफ के नाखुन लफ्ज़ किसी याद को छुए, और एक फैज़ साहब का है कि निखर गए हैं गुलाब सारे जो तेरी यादों से मुश्बू हैं, जो तेरे उस शाख का लहू हैं। शुक्रिया।